मित्रों, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत पर आप सभी का शाम ए अवध में दिल से इस्तकबाल करता हूं। एक बार और रुख करते हैं मध्य भारत के उस खूबसूरत शहर जबलपुर का, जो रेवा के तट पर, मां नर्मदा के तट पर आदिकाल से, आदिम काल से कल कल निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही है। एम्पायर तो बहुत आए और चले गए, सबके सूरज डूब गए, फिर कभी ना उगे। ऐसा ही एक एम्पायर था उस जबलपुर में, जो काल के गाल में समा गया। बात करते हैं किताबों की। एक बार फिर से शहरनामा जबलपुर लेकर आया हूं, और इसी शहरनामा का एक अध्याय और है, डूबना एम्पायर के साम्राज्य का। लेखक हैं प्रख्यात किस्सा गो छत्तीसगढ़िया, जो अब जबलपुरिया हो गए हैं, दिनेश चौधरी। तो उनकी कलम से उनके शब्दों को आवाज देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए लाइफ विद लक्ष्मीकांत पर सुनते हैं एक कहानी, डूबना एम्पायर के साम्राज्य का। वक्त बड़ा बेरहम होता है, कभी किसी को नहीं बख्शता यह नामुराद। जिस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, इसने उसे भी डुबो दिया। साम्राज्यों को डुबोने वाले के आगे एम्पायर की क्या बिसात। गुजरे दिनों की किसी बारिश में एम्पायर की इमारत भरभरा कर गिर गई। यूं एम्पायर का तिलिस्म पहले ही ढह चुका था, पर पूरी त्रासदी किसी एक एम्पायर की नहीं है। इस दौर में टॉकीज के नाम से हमारे दिलो दिमाग में छाए हुए उस जादू का तिलिस्म भी टूटा, जिसकी धड़कन हमारी सांसों के साथ वाबस्ता सी थी। एक नशा था, एक आकर्षण था, एक रोमांच था, गोया कि इसके बगैर हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बाजारवाद ने जिन संस्थाओं को बर्बाद किया, उनमें से एक सिनेमा थिएटर भी है। हम में से 45-50 की उम्र के ऊपर का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने टॉकीज में पिक्चर देखने के लिए मार या कम से कम डांट ना खाई हो। तब चोरी छिपे फिल्में देखना बहादुरी का काम माना जाता था। जवानी के बेहतरीन किस्सों में टॉकीज का जिक्र न हो, ऐसा संभव ही नहीं था। पटिए की बैठक तख्ते ताउस का एहसास देती थी। रेत में सिकती मूंगफली की खुशबू, साथ में मिर्ची की चटनी और काला नमक पिक्चर का मजा दुगुना कर देते थे। मदहोश करने वाले सस्ते समोसे बड़े से बड़े व्यक्ति का बड़ा से बड़ा व्रत तुड़वा देते थे। पान की पीक टॉकीज के रंग रोगन का खर्चा बचाती थी, और बीड़ी और सिगरेट से निकलने वाला छल्लेदार धुआं गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों का तिलिस्मी माहौल निर्मित कर देता था। उन दिनों की गेटकीपर से दोस्ती सांसद या विधायक से ऊपर मानी जाती थी। मगर अब एम्पायर के पास से गुजरते हुए उसकी दशा देखी नहीं जाती। रह रहकर उसके वैभवशाली दिनों की याद आती है। शहर के सिविल लाइंस मोहल्ले में स्थित एम्पायर थिएटर
तब तत्कालीन औपनिवेशिक समाज के मनोरंजन का मुख्य केंद्र हुआ करता था। बैले डांस फ्लोर होने के कारण यहाँ अच्छा मजमा जमता था। वह इसके साथ साथ यहाँ पर शेक्सपियर के बेहतरीन नाटकों पर आधारित फिल्मों जैसे मैकबेथ, जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट आदि का प्रदर्शन भी किया जाता था। खोज खबर करने पर मालूम पड़ा कि जिंदगी में अपने हिस्से में जितने भी टॉकीज या देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित थे और जहां कभी अपन ने सिनेमा की खिड़की से दुनिया को देखा था, अब खुद दुनिया ये फानी से कूच कर चुके हैं। इन भूतपूर्व इमारतों के साथ सामूहिक जीवन के न जाने कितने किस्से जमी दोज हो गए और सांस्कृतिक कब्रगाहों के नीचे न जाने कितनी कहानियां अंगड़ाइयां ले रही होंगी। कौन ले रहा है अंगड़ाई? आसमानों को नींद आती है। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं दिल्ली में था और मुझे मालूम पड़ा कि कनॉट प्लेस पर स्थित वर्षों पुरानी टॉकीज रीगल का आज आखिरी शो है और फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर। रीगल में अपनी जिंदगी की कुछ बेहतरीन और यादगार फिल्में देखने का मौका मिला था। टॉकीज के गेट पर मिलने वाली सस्ती वनीला सॉफ्टी आज भी याद आता है कि कभी रीगल में धूमधाम से फिल्मों के प्रीमियर हुआ करते थे। कितनी चहल पहल होती थी। तीसरी कसम भी पहली बार यहीं दिखाई गई थी। शैलेंद्र और रेणु नहीं आए थे, पर उनके दोस्त राज कपूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रोग्राम को सफल बनाने में। तो एक बात तो तय है कि सारे सिंगल स्क्रीन टॉकीजों की हालत अमूमन देश में एक जैसी ही है। अधिकांश टॉकीजों की जगह या तो कोई मॉल या किसी मल्टीप्लेक्स ने जन्म ले लिया है, जहां एक टिकट 400-500 रुपयों की और पॉपकॉर्न 80 या 100 रुपयों का होता है। जाहिर है कि सिनेमा का दर्शक वर्ग सिरे से बदल गया है और इसने पूरे माध्यम के लोकतांत्रिक चरित्र को गंभीर चोट पहुंचाई है। तब सिनेमा के टिकट 70 पैसे में मिल जाते थे तो उसका कंटेंट भी आम इंसान को संबोधित करने वाला था। नया दौर फिल्म की कहानी मशीन के विरुद्ध मानवीयता के पक्ष में खड़ी होती दिखाई पड़ती थी। यह फिल्म आज के दौर में बनती तो तांगे वाले का बेतरह मजाक उड़ाती और ओला या उबर वाले नायक की तरफदारी करती। याद करें कि फिल्म थ्री इडियट्स के दो इडियट्स किस तरह से अपने साथी के परिवार की गरीबी का ही मजाक उड़ाते दिखाई देते हैं। यह अनायास नहीं है कि फिल्म का चरित्र इस बात पर भी निर्भर करता है कि फिल्म में पैसे किसने लगाए हैं। सुधीश पचौरी ने एक जगह लिखा है कि कुंदन शाह जाने भी दो यारों जैसी फिल्म कभी भी नहीं बना सकते थे वे जाने भी दो यारों कुंदन शाह, अगर उसमें लगने वाले पैसे एनएफडीसी के ना होते। आज भी ऑफ बीट फिल्में कम बजट के पैसों से ही बन पा रही हैं। एक दौर था जब रविवार को दूरदर्शन पर रंगोली नामक गीत कार्यक्रम का इंतजार करते थे। उस समय एक गीत जिसका मुखड़ा कुछ इस प्रकार था, ऐ दिल न मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, सच बता क्या हुआ, अक्सर प्रसारित किया जाता था। ऐ दिल न मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ। इस गीत में एक उत्साही नौजवान के दर्शन होते थे जो मशहूर अभिनेत्री मधुबाला के साथ दिखाई पड़ते थे। खोज खबर ली तो पता चला कि जनाब को प्रेमनाथ कहते हैं और शहर जबलपुर के हैं। यह सच है कि प्रेमनाथ का जन्म भले ही पेशावर के घंटाघर इलाके में हुआ हो, मगर आज़ादी के बाद उनका परिवार जबलपुर आ गया था और यहीं पर उनकी प्रारंभिक
शिक्षा दीक्षा भी पूरी हुई थी। प्रेमनाथ के पिता राय साहब करतारनाथ तत्कालीन रीवा रियासत में आईजी आईजी पुलिस अ, हुआ करते थे, मगर उन्होंने अपना परिवार जबलपुर में रख छोड़ा था, क्योंकि तब और शायद आज भी जबलपुर शहर पर औपनिवेशिक और सैनिक जीवन शैली का गहरा प्रभाव था। बचपन से अपने मृत्यु तक प्रेमनाथ जबलपुर को अपने जहन से कभी दूर नहीं कर पाए। नर्मदा किनारे जिलहरी घाट पर बनी उनकी समाधि शायद इसी रिश्ते को बयां करती है। प्रेमनाथ के पिता चाहते थे कि पढ़ लिख कर वे भी उनकी ही तरह सैनिक अथवा पुलिस सेवा में जाएं, मगर प्रेमनाथ के मन में बचपन से ही सिनेमा के प्रति गहरा लगाव था उत्पन्न हो गया था, जो शायद शहर जबलपुर की देन थी। फिल्मों के प्रति जुनून प्रेमनाथ को चोरी छिपे शहर के एम्पायर थिएटर में ले गई, जहां वह बगैर टिकट पकड़े भी गए। एम्पायर और प्रेमनाथ के बारे में ये मशहूर किस्सा है कि कभी प्रेमनाथ किसी फिल्म को देखने के लिए दीवार फांद कर बगैर टिकट हॉल में घुस गए थे। गेटकीपर ने उन्हें पकड़ लिया और एक चांटा रसीद कर हॉल से बाहर निकाल दिया। तभी प्रेमनाथ ने कसम खाई कि वे एक दिन इस सिनेमा हॉल को ही खरीद लेंगे। कहते हैं कि उनके मालिकाना हक हासिल करने के बाद भी वह गेटकीपर अपनी नौकरी पर तैनात था। प्रेमनाथ ने उसे बुलाया तो वह घबराया हुआ था, पर उसका स्वागत उन्होंने फूल माला के साथ किया। इन पंक्तियों के लेखक को इस कथा की तस्दीक करने वाला कोई शख्स अब तक तो नहीं मिल पाया है। शायद यहीं प्रेमनाथ ने 1935 के आसपास पृथ्वीराज कपूर की फिल्म डाकू मंसूर देखी थी। पापा जी उनके पिता की सगी बुआ के पुत्र थे। यह जानकर मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही प्रेमनाथ ने पृथ्वी पाजी को चिट्ठी लिखी थी और फिल्मों में आने का अपना मंतव्य प्रकट किया था। पाजी ने जवाब दिया, कालू मास्टर, पहले अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करो, फिर मुंबई आकर एक्टर बनने की सोचना। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात पिता की इच्छाओं के खिलाफ प्रेमनाथ ने अभिनय को प्राथमिकता दी और मुंबई जाने का निर्णय किया। पृथ्वीराज कपूर ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया और प्रेमनाथ को पृथ्वी थिएटर में काम मिल गया। मुंबई में ही प्रेमनाथ और राज कपूर की दोस्ती परवान चढ़ी। बाद में यह दोस्ती रिश्ते में तब्दील हो गई जब प्रेमनाथ की बहन कृष्णा का विवाह राज कपूर के साथ कर दिया गया। इस रिश्ते के कारण राज कपूर का जबलपुर आना जाना भी प्रारंभ हो गया। इस दौरान प्रेमनाथ के परिवार ने जबलपुर के मशहूर एम्पायर थिएटर का संचालन अपने हाथ में लिया और उसका उद्घाटन विधिवत रूप से पृथ्वीराज कपूर के हाथों किया गया। पहली फिल्म थी बादल, जिसके अभिनेता स्वयं प्रेमनाथ थे और अभिनेत्री थीं मधुबाला। प्रेमनाथ खानदानी और सामंती प्रवृत्ति के इंसान थे। वे खाने पीने के बेहद शौकीन और शिकार पसंद इंसान थे। प्रेमनाथ ने ही राज कपूर का शराब से पहला परिचय कराया था, जो बाद में उनकी कमजोरी बन गई। इसके विपरीत प्रेमनाथ का एक दूसरा पहलू भी था। वो ताउम्र सिने कलाकारों व फिल्मी बिरादरी के अधिकारियों और सहूलियतों के लिए संघर्ष करते रहे थे। अपने जमाने की मशहूर नृत्यकारा और अभिनेत्री कुक्कू जब आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही थीं, तब प्रेमनाथ ने उन्हें टैक्सी कैब खरीद दी ताकि उनका खर्चा पानी चलता रहे। एम्पायर थिएटर भी उन्हीं दिलो जान से प्यारा था। एम्पायर थिएटर प्रेमनाथ को दिलो जान से प्यारा था। सिनेमा घरों में आने वाली सारी नवीन तकनीकों का समावेश वे यहाँ किया करते थे। जबलपुर के लेखक और पत्रकार राजेंद्र चंद्रकांत राय कहते हैं कि एक समय सारी सार्थक फिल्में एम्पायर में ही लगा करती थीं। राजेंद्र जी ने चितचोर, रजनीगंधा, अंकुर, निशांत आदि इसी टॉकीज में देखी।
इनके लिए दोपहर का विशेष शो हुआ करता था। प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म की शूटिंग के लिए प्रेमनाथ और सुनील दत्त के साथ पूरी टीम जबलपुर आई थी और वे सब थिएटर रोड वाले प्रेमनाथ के बंगले पर जुटे थे। रंगकर्मी नवीन चौबे बताते हैं रंगकर्मी नवीन चौबे बताते हैं कि तब एम्पायर और डिलाइट में प्रायः इंग्लिश पिक्चर्स लगा किया करती थी। जबलपुर के बेजोड़ मिमिक्री कलाकार के नायकर का इंग्लिश पिक्चर संभवतः यहीं की घटनाओं और दृश्यों से प्रभावित था। कुछ लोग इन्हें फिल्म की गुणवत्ता के कारण देखने जाते थे, जो सचमुच फिल्म ही देखते थे। कुछ को खुद को इलीट साबित करना होता था, जिसका जिक्र सरज जोशी की वर्जीनिया वुल्फ से सब डरते हैं में मिलता है। बाकी अधिकांश दर्शक फिल्म के बजाय उन दृश्यों के लिए जाते थे जो हिंदी सिनेमा में लठ लेकर खड़े सेंसर बोर्ड के कड़े रवैये के कारण देख पाना मुमकिन नहीं होता था। तब थर्ड क्लास की टिकट ₹1.20 हुआ करती थी, बालकनी की टिकट ₹5 में मिलती थी और एम्पायर में तब बॉक्स भी हुआ करते थे। जब तक थिएटर का प्रबंधन प्रेमनाथ के हाथों में रहा, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर उनकी विरासत संभालने वाले लोग उनकी परंपराओं को आगे नहीं बढ़ा पाए। नगर के एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव ने मालिकान के विरुद्ध व कर्मचारियों के पक्ष में श्रम न्यायालय में 5 मुकदमे दाखिल किए और उन्हें जीत भी लिया। उच्च न्यायालयों में इसकी तस्दीक भी हुई। कर्मचारियों को भुगतान के लिए एम्पायर को बेचने की बात हुई, पर लीज पर होने के कारण यह मुमकिन न था और आखिरकार एम्पायर के दरवाजों पर किस्मत के ताले बंद हो गए। इधर कभी से गुजरना हो तो ढह चुकी इमारत के आगे घड़ी भर को आंखें बंद कर खड़े हो जाएं। कभी इधर से गुजरना हो तो ढह चुकी इमारत के आगे घड़ी भर को आंखें बंद कर खड़े हो जाएं। आपके जहन में होकर कई पुरानी फिल्मों के दृश्य और बीते दिनों के सिनेमाई किस्से छलांग भरते हुए गुजर जाएंगे। मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, आज आपने डूबना एम्पायर के साम्राज्य का ये कथा आपने सुनी। लाइफ विद लक्ष्मीकांत चैनल को आप जिन किसी मित्रों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, उनका हृदय से धन्यवाद। अगर कोई मित्र सब्सक्राइब अभी तक ना कर पाए हों तो कृपया यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने बेहतर सुझाव दें ताकि आपके बीच हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।